प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हुमायूं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मुग़ल बादशाह हुमायूं को अपने पिता से कठिनाइयों की विरासत प्राप्त हुई थी, जिनको उसने अपनी गलतियों से और भी अधिक बढ़ा लिया। इसके बारे में हम आज विस्तार से हुमायूं की कठिनाइयों का अध्ययन करेंगे। यद्यपि हुमायूं गद्दी प्राप्त करने में तो सफल हो गया, परंतु उसका मार्ग कठिनाइयों और खतरों से भरा हुआ था। ये कठिनाइयाँ सब ओर से थी और इसी कारण इतिहासकारों ने लिखा है कि हुमायूं ने जो सिंहासन प्राप्त किया वह फूलों की सैया न होकर कांटों की सेज था। उसके बंधु बांधव अफगान सरदार एवं उनका नेता शेर खां तथा गुजरात का शासक बहादुर शाह सभी उसके लिए कठोर चुनौती थे। बाबर ने भी जो शासन उसके लिए छोड़ा था वह भी असंगठित था एवं स्वयं में एक कठिनाई था। ऐसी परिस्थितियों में एक सैनिक प्रतिभा, कूटनीतिक चातुर्य एवं राजनीतिक सूझबूझ से संपन्न व्यक्ति ही की आवश्यकता थी, जो इन सब समस्याओं का समाधान ढूंढ पाता। परंतु दुर्भाग्यवश हुमायूं में मानवीय गुणों की तो भरमार थी, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यक गुणों का सर्वथा अभाव था। अब हम एक एक करके हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों का अध्ययन करेंगे, जो अंततः उसके पतन का कारण बनी। नंबर 1 है उसके बंधु बांधव। हुमायूं के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे उसके अपने ही संबंधी, जो तैमूर के वंशज होने के कारण रक्त संबंधों के आधार पर स्वयं को गद्दी का अधिकारी समझते थे। उन सब के पास अपने अपने समर्थकों के दल थे और महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारियों का भी समर्थन प्राप्त था। इसमें नंबर 1 है मिर्जा वर्ग। हुमायूं के प्रतिद्वंदियों में मुख्य थे तैमूर के वंशज, जो रक्त संबंधों के आधार पर गद्दी पर अपना हक समझते थे और मिर्जा कहलाते थे। उस युग में उत्तराधिकार का निश्चित नियम न होने के कारण लोग बाबर की मृत्यु होते ही अपने समर्थकों और सैनिक शक्ति के बल पर गद्दी प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो गए। बाबर की मृत्यु होते ही उसके बहनोई सैयद मेहंदी ख्वाजा ने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर गद्दी प्राप्त करने का षड्यंत्र रचा। दूसरा प्रमुख प्रतिद्वंदी था मोहम्मद जमा मिर्जा। दरबार में उसकी स्थिति बड़ी सुदृढ़ थी। वह तैमूर का वंशज था और खुरासान के सुल्तान हुसैन मिर्जा बेकरा का पुत्र था। इसके अतिरिक्त बाबर की एक पुत्री से उसका विवाह भी हुआ था तथा स्वयं योग्य भी था। सेना के एक शक्तिशाली वर्ग का उसको समर्थन भी प्राप्त था एवं बाबर के समय में महत्वपूर्ण पदों पर वह रह चुका था। इन सब कारणों से वह गद्दी के लिए हुमायूं का खतरनाक प्रतिद्वंदी था। हुमायूं का तीसरा प्रतिद्वंदी था मोहम्मद सुल्तान मिर्जा। वह भी तैमूर का वंशज था और खुरासान के सुल्तान का नाती था तथा बाबर के दरबार में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुका था। इतने अधिक प्रतिद्वंदियों की उपस्थिति में हुमायूं के विरोध में कुछ भी हो सकता था। नंबर 2 है हुमायूं के भाई। हुमायूं के अपने तीनों भाई भी उसकी बहुत बड़ी कठिनाई थे। इनमें सबसे बड़ा था कामरान, जो सबसे अधिक चालाक था और महत्वाकांक्षी भी था। पहले काबुल और कंधार उसके अधिकार में थे और बाबर की मृत्यु के साथ इसकी आंख दिल्ली की गद्दी पर लग गई थी। बाकी दोनों भाई अस्करी और हिंदाल यद्यपि बुद्धिमान तो नहीं थे, परंतु झगड़ालू, उपद्रवी और महत्वाकांक्षी थे। लैन पुल ने लिखा है, सदा से निर्बल और अस्थिर होने के कारण
अस्करी और हिंदाल महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के हाथों के खिलौने होने के कारण खतरनाक दिखाई देते थे। जिन कठिनाइयों में हुमायूं घिरा हुआ था, उनमें यदि उसे अपने भाइयों के विरोध के स्थान पर उनका सहयोग और समर्थन मिल गया होता तो संभवतः वह कभी असफल नहीं होता। नंबर सेकंड है बाबर से विरासत में प्राप्त हुई कठिनाइयाँ। बाबर के द्वारा हुमायूं को विरासत में केवल एक साम्राज्य ही नहीं प्रदान किया गया था, वरन उस साम्राज्य से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं भी प्रदान की गई थी। इसमें नंबर 1 है असंगठित साम्राज्य। बाबर ने यद्यपि विजयों के माध्यम से एक साम्राज्य की स्थापना तो कर ली थी, परंतु उसे संगठन प्रदान नहीं कर पाया। उसके द्वारा युद्धों के माध्यम से स्थापित साम्राज्य युद्ध की परिस्थितियों में ही संगठित रह सकता था एवं शांति काल में व्यर्थ एवं कमजोर था। असंगठित राज्य को संगठन प्रदान करना हुमायूं के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या थी। पॉइंट नंबर 2, शासन को जन समर्थन का अभाव। बाबर ने एक साम्राज्य की स्थापना की, परंतु उसके स्थायित्व और सुदृढ़ता के लिए जन समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। जन समर्थन प्राप्त करके वह अपने साम्राज्य को एक सबल आधार प्रदान कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह भारत में एक अजनबी एक व्यवस्था का अंत करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रविष्ट हुआ और अंत तक एक अजनबी एवं विदेशी ही बना रहा। उसने सैनिक शक्ति के माध्यम से दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की और उस साम्राज्य को चलाने के लिए भी सैनिक बल को ही समर्थन की अपेक्षा अधिक स्थायी आधार माना। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग मुगलों को विदेशी ही समझता रहा। नंबर 3 है रिक्त राजकोष। रिक्त राजकोष भी हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या था। बाबर ने अपने समर्थकों को उपहार एवं भेंट आदि देने में बहुत अधिक धन व्यय किया था और मुसलमानों को बहुत सारे करों में भी छूट दे दी थी। परिणाम स्वरूप जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तब उसे एक रिक्त राजकोष प्राप्त हुआ। नंबर 4, दोषपूर्ण सैनिक संगठन। बाबर का दोषपूर्ण सैनिक संगठन भी हुमायूं के लिए एक समस्या बन गया। यद्यपि भारत में बाबर की समस्त कार्रवाइयाँ सैनिक ही थी और उन सब में उसको सफलता भी मिली थी, परंतु उसने अपने सैनिक संगठन के दोषों को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया था। उसकी सेना में मुगल, चगताई, उज़्बेक, ईरानी, अफ़गान एवं भारतीय सभी जातियों के सैनिक थे। बाबर में तो इतनी योग्यता थी कि वह इन सब को एक सूत्र में बांध कर रख सका, परंतु हुमायूं के लिए यह एक समस्या बन गए। नंबर 5 है बाबर का अंतिम उपदेश। बाबर ने अपनी मृत्युशैया पर हुमायूं को अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करने का उपदेश दिया था। परिणाम स्वरूप हुमायूं ने न केवल अपने भाइयों के असहयोग के बाद भी उनके साथ अच्छा व्यवहार ही किया, वरन उनमें अपने राज्य का विभाजन भी कर दिया। इस प्रकार बाबर का यह अंतिम उपदेश भी हुमायूं के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है बाह्य संकट। इन आंतरिक कठिनाइयों के अतिरिक्त हुमायूं को कुछ बाह्य संकटों का सामना भी करना पड़ा। हुमायूं का यह दुर्भाग्य था कि उसके समकालीन शासक योग्य एवं सबल थे। इनमें प्रमुख था शेर खां एवं गुजरात का शासक बहादुर शाह। इसमें नंबर 1 है अफ़गान एवं शेर खां। अफ़गान बाबर के द्वारा बार बार पराजित किए जाने पर भी मन से दिल्ली सल्तनत पर से अपने दावे को
छोड़ नहीं पाए थे। बाबर की मृत्यु के बाद वे पुनः गद्दी पर अधिकार करने के लिए सक्रिय हो गए। इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी का पक्ष लेकर अफगान सरदार एक सूत्र में बंध गए थे। बाबर की मृत्यु के बाद बंगाल के राजा ने भी बाबर से हुई संधि को समाप्त मानकर बिहार के अफगानों का खुलकर साथ देना प्रारंभ कर दिया था। इसके अतिरिक्त अफगान अमीरों के पुराने सरदार बब्बन और बायजीद, जिन्हें बिहार तथा पूर्वी क्षेत्रों में खदेड़ दिया गया था, किसी सुअवसर की तलाश में थे जब वे लौटकर पुनः अपने साम्राज्य को प्राप्त कर लें, जिससे वे निकाले गए थे। परंतु इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण था शेर खां, जो अपने समय का एक अत्यधिक योग्य व्यक्ति था और जिसमें अपने योग्य नेतृत्व के माध्यम से अफगानों को एक सूत्र में बांधने की क्षमता थी। उसने बाबर के शासन के अंतिम दिनों से ही शस्त्र उठा लिए थे और बिहार एवं बंगाल में अपनी शक्ति का विस्तार करके एक स्वतंत्र साम्राज्य के निर्माण के प्रयत्न में सक्रिय हो गया। इसमें पॉइंट नंबर 2, गुजरात का शासक बहादुर शाह। गुजरात का महत्वाकांक्षी शासक बहादुर शाह भी हुमायूं के लिए एक बड़ा संकट था। उसने न केवल हुमायूं के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले तथा पकड़े जाने पर कैद से छूटकर भाग जाने वाले मोहम्मद जमान मिर्जा को ही शरण दी थी, वरन उसने हुमायूं के बहुत से अफगान शत्रुओं को भी शरण दे रखी थी। इस प्रकार उसने गुजरात को हुमायूं के विरोधियों का शरण स्थल बना रखा था और वहीं से नव स्थापित मुगल साम्राज्य के विरुद्ध कुचक्रों एवं षड्यंत्रों का संचालन कर रहा था। 1531 ईस्वी में मालवा, 1532 ईस्वी में रायसीन के दुर्ग एवं 1533 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक को परास्त करके उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी और वह दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील हो उठा। पॉइंट नंबर 4, हुमायूं की व्यक्तिगत कमजोरियां। यह सही है कि हुमायूं सर्वत्र कठिनाइयों से घिरा हुआ था, परंतु उसमें न केवल इन विकट परिस्थितियों से जूझने की क्षमता थी, वरन उसमें कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां भी थी जिन्होंने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया। इर्स्किन ने लिखा है कि इस संकट की स्थिति में उसका अपना चरित्र अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इसमें नंबर 1 है निर्णय शक्ति का अभाव। एक शासक के लिए निर्णय शक्ति एवं संकल्प की दृढ़ता एक अत्यधिक आवश्यक गुण है और जिन परिस्थितियों में हुमायूं का सिंहासनारोहण हुआ था उनमें तो इन गुणों का अत्यधिक महत्व था। उसमें मानवोचित गुण तो सब थे, परंतु एक शासक जैसी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता एवं दृढ़ता का अभाव था। जिस समय उसे रण क्षेत्र में होना चाहिए था उस समय वह आनंद और मौज मस्ती में लीन हो जाता था। अपनी सूझबूझ के अभाव के ही कारण वह शेर खां की बढ़ती हुई शक्ति के से भविष्य में उत्पन्न हो सकने वाले संकट का तनिक भी अंदाजा नहीं लगा पाया एवं दृढ़ता के अभाव के कारण उसने उसकी शक्ति को पूर्णतया कुचले बिना ही छोड़ दिया। उसका कालिंजर अभियान एक भूल थी, क्योंकि वह कालिंजर के राजा को परास्त नहीं कर पाया। इसकी बजाय यदि वह उसके साथ मित्रता का प्रयास करता तो अधिक अच्छा रहता। इसी प्रकार अफगानों के विरुद्ध प्रथम अभियान के दौरान चुनार का घेरा उठा लेना भी उसकी एक भूल थी। समय समय पर हुमायूं के द्वारा धन एवं समय की बर्बादी भी उसके लिए घातक सिद्ध हुई। लैनपोल ने लिखा है कि स्वभाव से उदार एवं दयालु होने के कारण वह उस समय क्षमा कर दिया करता था जिस समय दंड देने की आवश्यकता होती थी, और उस समय वह भोजन की मेज़ पर आनंद ले रहा होता था जिस समय उसे घोड़े की पीठ पर होना चाहिए था। इसी कारण एक व्यक्ति के रूप में तो उसे एक अच्छा साथी एवं अच्छा मित्र कहा जा सकता है, परंतु शासक के रूप में
वह सर्वथा असफल था। नंबर 2 है इसमें अफीम का अत्यधिक शौक। हुमायूं की असफलता में उसका अफीम का अत्यधिक आदी होना भी एक महत्वपूर्ण कारण था। लैनपुल ने लिखा है कि थोड़ी सी ही सफलता मिलते ही वह अफीमचियों की स्वप्न की दुनिया में डूब जाता था। उस समय उसे यह भी नहीं पता चलता था कि उसका शत्रु उसके दरवाजे पर खड़ा है। अफीम के अत्यधिक प्रयोग ने उसकी मानसिक क्षमताओं पर भी अत्यधिक प्रभाव डाला था और उसमें निर्णय शक्ति का अभाव भी अफीम के अत्यधिक सेवन का ही परिणाम था। नंबर 3 है भाइयों में साम्राज्य का विभाजन। बाबर ने अपनी मृत्युशैया पर हुमायूं से अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा था। बाबर को हुमायूं से अत्यधिक प्रेम था, इसलिए उसने अपने पिता के निर्देश का अक्षरश पालन करते हुए अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया। वह हुमायूं की एक भयंकर भूल सिद्ध हुई, क्योंकि उसके भाई महत्वाकांक्षी थे और उससे ईर्ष्या रखते थे। इस कारण उनकी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक था, परंतु हुमायूं ने उनको राज्य के विभिन्न भाग सौंपकर न केवल उनकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि ही की, वरन उन्हें अपने ही विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए सुविधा और शक्ति भी प्रदान की। अपने भाइयों में राज्य का विभाजन करके हुमायूं ने बाबर द्वारा स्थापित राज्य के स्थायित्व की जड़ पर प्रहार किया। भाइयों में अपने बाद सबसे बड़े कामरान का काबुल और कंधार पर तो अधिकार बने ही रहने दिया गया, वरन पंजाब भी प्रदान कर दिया गया। हिंदाल को अलवर तथा अस्करी को संभल की जागीर प्रदान की गई। ये भाई हुमायूं के प्रति कृतज्ञ होने के स्थान पर सदा उसके विरोधियों के साथ सहयोग करते रहे और हुमायूं के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या बने रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हुमायूं चारों ओर से कठिनाइयों से घिरा हुआ था, परंतु यदि उसमें शासकोचित गुण होते अथवा परिस्थितियों से जूझने की क्षमता होती तो संभवतः वह उनका समाधान ढूंढने में सफल हो सकता था, परंतु उसने अपनी मूर्खताओं से स्थिति को और अधिक गंभीर बना लिया। इसलिए विद्वानों का विचार है कि अपना सबसे बड़ा शत्रु तो वह स्वयं था। अंततः शेर खां के साथ संघर्षों में वह परास्त हुआ। चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी शेर खां ने हुमायूं को परास्त कर शेर शाह की उपाधि धारण की और सिंहासन पर विराजमान हो गया। अगले वर्ष 1540 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा खोई हुई सत्ता पुनः प्राप्त करने के प्रयास के परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य कन्नौज का युद्ध हुआ, जो चौसा के युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक था। हुमायूं भाग खड़ा हुआ एवं अगले 15 वर्ष उसने एक निर्वासित का जीवन व्यतीत किया। 1555 ईस्वी में वह शेरशाह के उत्तराधिकारियों से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर सका, परंतु अगले ही वर्ष 1556 ईस्वी में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलकर गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार लैनपुल ने उसके विषय में ठीक ही लिखा है कि यद्यपि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, परंतु वह इतिहास का सर्वाधिक भाग्यहीन शासक था। वह आजीवन लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा कर ही उसकी मृत्यु हुई। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने हुमायूं की कठिनाइयों का विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।